जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदा से कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों डीएलएड बीटीसी सेकेंड सेमेस्टर कंप्लीट मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत दोस्तों आज से पवन सीरीज के दोस्तों जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है उन सभी प्रश्नों का दोस्तों सोल्यूशन आपको प्रोवाइड कराऊंगा। दोस्तों ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न यदि आपसे अति लघु में पूछ लिए जाए तो उनको हम कैसे सॉल्व करेंगे, वो कैसे हम हल करेंगे, और जो प्रश्न वस्तुनिष्ठ आपके पवन सीरीज में दे रखे हैं और उसी के साथ में दोस्तों और जो नए प्रश्न बनेंगे उस टाइप के और नए जो प्रश्न बन सकते हैं उन पर भी दोस्तों हम विधिवत से चर्चा करेंगे। इसीलिए सिर्फ पवन सीरीज के वस्तुनिष्ठ प्रश्न ही नहीं, उसके साथ में जो और नए प्रश्न बन सकते हैं उस पर भी दोस्तों चर्चा करने वाले, इसीलिए बहुत ही ध्यान से बहुत ही अच्छे से दोस्तों देखिएगा। आप सभी मित्र इस वीडियो को शुरुआत में ही अपने अपने हिस्सा से जरूर शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो आप अपने यूट्यूब चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। ध्यान से देखिएगा। पहला वस्तुनिष्ठ प्रश्न दोस्तों आपसे कहता है ऋण पूर्णांक संख्या है, ऋण पूर्णांक संख्या है, ऋण पूर्णांक संख्या है। ध्यान से देखिएगा, चार ऑप्शन है, पहला, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। चार ऑप्शन आपको दिए हैं। पहला ऑप्शन आपके पास है माइनस का 3/5, दूसरा ऑप्शन आपके पास है माइनस का 5, तीसरा ऑप्शन आपके पास 0 और फिर क्या माइनस का √7। अब ध्यान से देखिए, आपको बताना है ऋण पूर्णांक संख्या। तो सबसे बात आप पहले हम समझते हैं कि ऋण पूर्णांक इंटीजर्स वास्तव में होता क्या है। ध्यान से देखिएगा, ये नंबर लाइन है, वो आपको पता है ये इधर क्या, ये 0 होता है, उदासीन होता है, ठीक है। इसके बाद जब इधर चलेंगे तो +1, फिर +2, फिर +3, फिर +4, +5, ऐसे और कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा, प्लस इन्फिनिटी तक इधर जाएगा। और जब इधर चलेंगे तो -1, -2 और -3 कहाँ तक जाएगा, माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा, ठीक है। बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए, इधर प्लस इन्फिनिटी तक, इधर माइनस इन्फिनिटी तक गया। अब देखिए +1, +2, +3 यहां से लगाकर और यहां तक जो संख्याएं ये हमारी यहां से लगाकर वो कहां तक, इन्फिनिटी तक की जो संख्याएं हैं ये हमारी कहलाती धन पूर्णांक या धनात्मक पूर्णांक कहलाते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स कहलाते हैं। और दोस्तों जब इधर की बात करते हैं तो माइनस इन्फिनिटी से और -1 से माइनस इन्फिनिटी तक दोस्तों जो कहलाता है ऋणात्मक पूर्णांक, नेगेटिव इंटीजर्स, ऋणात्मक पूर्णांक। और 0 तो हमारा उदासीन होता ही पूर्णांक, वही शून्य। बात समझ में आए कि समझ में? तो आपसे पूछा क्या है, ऋण पूर्णांक यानी कि इधर होगा तो -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7 ऐसे कहां तक जाएगा, माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा। तो देखिएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा, -5। देखिए -1, -2, -3 तो ऋणात्मक पूर्णांक है कि ऋण पूर्णांक इधर आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो -5, माइनस का 3/5 है, ये तो हमारी परिमेय संख्या हो जाएगी। 0 देखिए क्या हमारा 0 आपका पूर्णांक भी हो सकता है, और माइनस का √7 है तो √7 दोस्तों हमारी कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अच्छा और चीज यहां समझिएगा, यहां पर देखिए जो धनात्मक पूर्णांक होते हैं इन्हीं को हम कहते हैं क्या, प्राकृतिक संख्याएं, यानी कि धनात्मक पूर्णांक को ही हम नेचुरल नंबर्स कहते हैं, प्राकृतिक संख्याएं यानी कि क्या, +1, +2, +3, +4 एंड फ्रॉम कहां तक, इन्फिनिटी तक की जो संख्याएं होगी वो हमारी प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। इतनी बात क्लियर हुई? चलिए नोट करिए। अच्छा इतनी बात समझ में आ गई। और आपको पता है 0, +1, +2, +3 एंड फ्रॉम इन्फिनिटी तक की जो जितनी संख्याएं होंगी, यानी कि यदि हम 0 से लगाकर वो कहां तक जाएं, इन्फिनिटी तक जाएं, यानी कि शून्य सहित सभी प्राकृतिक संख्याएं क्या कहलाती, पूर्ण संख्याएं कहलाती, होल नंबर्स कहलाती। मैंने जब आपको चैप्टर सिखाया उसमें पूरे संख्याओं की फैमिली के बारे में, संख्याओं के प्रकार के बारे में मैंने विधिवत से सिखाया है, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। अच्छा यदि इसमें पूछ लेता, पूर्णांक संख्याओं की बात ही चल रही, तो यदि आपसे पूछ लेता सबसे छोटी धनात्मक पूर्ण संख्या,
पूर्ण संख्या। क्या यदि आपसे पूछता सबसे छोटी धनात्मक पूर्ण संख्या बताइए, ये पूर्णांक संख्या, पूर्ण नहीं पूर्णांक संख्या, सबसे छोटी धनात्मक पूर्णांक संख्या, यदि आपसे पूछा सबसे छोटी धनात्मक पूर्णांक संख्या बताइए, देखिए सबसे छोटी वो भी धनात्मक पूर्णांक, वो आपको पता धनात्मक पूर्णांक कहां से स्टार्ट होते हैं, +1 +2 +3 +4 एंड so on प्लस इन्फिनिटी तक जाते हैं। तो सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक क्या होगा, 1 होगा, प्लस का 1, ठीक है। और यदि आपसे पूछता सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक, सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक संख्या कौन सी होगी, जब भी आपसे सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक, आपको पता माइनस में जितनी संख्या छोटी होती है वह सबसे बड़ी होती है, यानी कि -1 जो होगा वह सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक होगा, सबसे बड़ा क्या होगा, ऋणात्मक पूर्णांक होगा। यानी कि यदि आपसे पूछे सबसे छोटी धनात्मक पूर्णांक संख्या, सबसे छोटी धनात्मक पूर्णांक संख्या क्या होती है, तो आप बताओगे 1, और यदि सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक संख्या पूछेगा तो -1 बताएंगे, ठीक है। यदि आपसे पूछे सबसे बड़ा धनात्मक पूर्णांक संख्या तो प्लस इन्फिनिटी बताओगे, और यदि आपसे पूछा सबसे छोटा ऋणात्मक पूर्णांक संख्या तो -इन्फिनिटी बताओगे। इतनी बात क्लियर हुई, नहीं क्लियर हुई, तो इस बातों को भी अच्छे समझिए, इनको भी अच्छे से कहीं नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, सेकंड आपसे कहता है, ध्यान से, सेकंड आपसे कहता है कि 9, 12, 18 का लघुत्तम समापवर्तक है, का लघुत्तम समापवर्तक। ध्यान से देखिएगा, इसके भी 4 ऑप्शन दिए, कितना आसान प्रश्न है। 45, दूसरा है 36, फिर 9 और फिर 200 कितना है 27। तो ध्यान समझिएगा, 9, 12 और 18 का हमें क्या चाहिए, लघुत्तम समापवर्तक लासा चाहिए। तो देखिएगा 9, 12 और 18 का लासा निकाल लेते हैं इस तरीके से। देखिए किससे डिवाइड होगा, सबसे पहले 2 से, तो 9 तो ऐसे रहेगा, 2 छाक 12 हो गया और 2 9 18 हो गया। फिर 2 से डिवाइड होगा, 9 तो ऐसे रहेगा, 2 3 6 हो गया और 9 ऐसे रहा, फिर 3 से हो गया, 3 3 9 हो गया, 3 1 3 हो गया, 3 3 9 हो गया। फिर किससे डिवाइड होगा, 3 से। तो देखिए 3 1 3, 3 1 3, मतलब एक तो ऐसे रहेगा, ये हो गया। और ये प्रोसेस तब तक चलता जब तक लास्ट में 1 ना आ जाए। तो क्या लिखोगे, 9, यदि अति लघु में आएगा तो इस तरीके से सॉल्व करेंगे, 9, 12 तथा 18 का लासा। तो इसके अभाज्य गुणनखंड क्या है, रखे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 मल्टीप्लाई कर लो, तो 2 दूना 4 तिया 12 तिया 36, कितना आएगा 36 आएगा के, यानी कि 9, 12 तथा 18 का लघुत्तम समापवर्तक 36 हो जाएगा। क्लियर हुआ, कितना आसान है। नेक्स्ट, सेकेंड के बाद थर्ड देखिएगा, तीसरा प्रश्न आपसे कहता है, तीसरा कहता है निम्नांकित या निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या नहीं है, कौन परिमेय संख्या नहीं है, कौन परिमेय संख्या नहीं है। देखिए इसके 4 ऑप्शन आपको दिए हैं, 22/12, अगला 0.78 पाई और लास्ट में 5/√36। अब ध्यान से देखिएगा, आपसे पूछा निम्नांकित में कौन परिमेय संख्या नहीं, यानी कि आपसे अपरिमेय संख्या पूछता है। क्या जानना चाहता कि इनमें से कौन सी अपरिमेय संख्या होगी। तो देखिएगा, अपरिमेय संख्या पहचानने के लिए हम क्या करेंगे, अपरिमेय संख्या ऐसी संख्याएं जिनका यदि वर्गमूल निकालें तो ठीक ठाक ना मिले, तो अपरिमेय संख्या दोस्तों क्या होती है। देखिए पाई दोस्तों यदि कहीं पर लिखा मिल जाए तो पाई हमारी कैसी है, अपरिमेय संख्या। और जैसे कि √2, √3, √5, ऐसे बहुत सारी संख्याएं होंगी जो अपरिमेय संख्या होंगी। और दशमलव में यदि लिखा हो 0.587385
6 9 3 2। दशमलव के बाद क्या ऐसे कहाँ तक गया हो, इन्फिनिटी तक, रिपीट ऐसे बढ़ती जा रही हूँ संख्या, कहाँ तक गई हूँ, अनंत तक ऐसे जा रही हूँ दशमलव में, मतलब 5 8 7 3 8 5 6, मतलब कोई संख्या रिपीट ही नहीं हो रही, सेम संख्या। बात समझ पा रहे, दशमलव लिखी हो कोई संख्या रिपीट में सेम ना हो, जैसे क्या इस तरीके से 0.55 और इसके ऊपर बार ना लगा हो, तो ये 0.55 उसके ऊपर बार लगा है, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, ये संख्या है दोस्तों जो हमारी इस तरीके से लिखा होगा तो ये हमारी परिमेय संख्या हो जाएगी। और पर जब इस तरीके से संख्याएं लिखी हो, जैसे ये यहां ऐसे भी लिखा मिल सकता है, जैसे लिखा होता है क्या, एंड ऑन इन्फिनिटी तक। बात समझ पा रहे हो, समझ पा रहे हो। तो दोस्तों इस तरीके से आपको संख्याएं कहीं लिखी मिल जा रही हैं, तो ये भी दोस्तों हमारी कैसी अपरिमेय संख्या होगी, यानी कि इसमें से कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर तीसरा पाई हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा, तीसरे के बाद चौथा दोस्तों प्रश्न आपसे कहता है क्या, वर्ग 40 से 50 का मध्य बिंदु ब्रैकेट में लिखा है वर्ग चिन्ह लिखा है मध्य बिंदु है। देखिएगा 4 ऑप्शन इसके दिए हुए हैं, देखिए 4 ऑप्शन क्या है, 40 45 50 और लास्ट वाला इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। अब ध्यान समझिएगा, इनमें से कोई नहीं। अब वर्ग 40 से 50 का मध्य बिंदु, देखिए जब भी आपको मध्य बिंदु निकालना तो कैसे निकालते हैं, ध्यान सुनिएगा, जैसे 40 से 50 वर्ग 40 से 50 देगा, इसकी यदि आपसे पूछता निम्न सीमा बताइए, निम्न सीमा ये लिखा होता वर्ग 40 से 50 की निम्न सीमा, लोअर लिमिट कहता, तो जो छोटा होता वह इसकी निम्न सीमा होगी। देखिए ये प्रश्न बन सकता है। अगला यदि आपसे कहता है इसकी उच्च सीमा बताओ, वर्ग 40 से 50 की उच्च सीमा, तो जो बड़ा अंक है वह उसकी उच्च सीमा हो जाएगी, बड़ी संख्या 50 हो गई। यदि आपसे कहता है इसका वर्ग अंतराल बताओ, वर्ग अंतराल या परास क्लास इंटरवल, या आपसे कहता है परास रेंज बताओ इसकी, तो वर्ग अंतराल निकालते हैं भैया, उच्च सीमा से, एक सब नोट करिएगा कहीं पर, उच्च सीमा से निम्न सीमा को घटा देंगे, उच्च सीमा से निम्न सीमा को हम घटा देंगे। तो जब उच्च सीमा से निम्न सीमा को घटाएंगे तो 50 में से 40 को घटा देंगे, तो कितना आ जाएगा, 10 आएगा, हमारा 10 आ गया। यानी कि यदि वर्ग 40 से 50 का आपसे पूछा वर्ग अंतराल बताओ, परास बताओ, रेंज बताओ, तो आप बताते 10 होगा, इसकी निम्न सीमा 40 होगी, उच्च सीमा 50। पर आपसे पूछा मध्य बिंदु क्या होगा, तो जब भी आपको मध्य बिंदु निकालना है तो मध्य बिंदु का जो फार्मूला होता है, मध्य बिंदु उच्च सीमा या निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा, निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा को जोड़कर भैया बटे 2 कर देते हैं, क्या दोनों को जोड़कर 2 से भाग कर देते हैं। तो निम्न सीमा आपकी कितनी है, देखिए 40 है और उच्च सीमा आपकी कितनी है 50, 40 प्लस 50 बटे 2, तो 40 50 90, कितना हो जाएगा भाई 90, और 90 बटे 2 मतलब कितना 45, 2 एकम 2। देखिए मैंने सारे पॉइंट यहाँ पर बता दिए, यानी कि चौथे का सेकेंड आंसर होगा, सेकेंड ऑप्शन होगा 45। ठीक है, तो जब भी आपसे मध्य बिंदु या वर्ग चिन्ह कहेगा तो मध्य बिंदु कैसे निकालेंगे, इन दोनों को जोड़कर 2 से भाग कर देंगे, मतलब बीचों बीच में कौन आएगा, तो दोनों को जोड़कर 2 से भाग कर दो, या इसको 40 देखिए 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 इस तरीके से लिखिए, फिर देखिए बीच में कौन आएगा, बात समझ पाएंगे, समझ पा रहे हो, तो हमारा क्या 45 आएगा। इतनी बात क्लियर होगी। अगला देखिएगा फिफ्थ, इसको रब कर रहा हूं, फिफ्थ क्वेश्चन देखिएगा, पांचवा आपसे कहता है क्या, फिफ्थ क्वेश्चन दोस्तों बहुत बेहतरीन है। फिफ्थ नंबर, सबसे छोटा पूर्णांक है, सबसे छोटा पूर्णांक है, सबसे छोटा पूर्णांक है। पहला ऑप्शन देखिए 1 है, इसको बहुत ध्यान समझिएगा, पहला ऑप्शन आपके पास 1 है,
दूसरा ऑप्शन आपके पास 0, तीसरा ऑप्शन -1 और चौथा इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, कोई नहीं, इसीलिए मैंने ये सब लिखा रहने दिया। अब देखिए आपसे पूछा सबसे छोटा पूर्णांक होगा, तो आपको पता, देखिए यदि आपसे कहता सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक संख्या, सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक होगा तो आप 1 बता सकते थे। यदि आपसे पूछता सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक तो आप -1 बता सकते हैं, ध्यान सुनते रहिएगा। यदि आपसे पूछता सबसे बड़ा धनात्मक पूर्णांक तो आप +∞ बता सकते थे। यदि आपसे कहता सबसे छोटा ऋणात्मक पूर्णांक तो -∞ बता सकते थे। पर आपसे सिर्फ ये पूछता सबसे छोटा पूर्णांक है, तो इसमें से कैसे बताओगे कौन सा सबसे छोटा पूर्णांक है, कौन सा सबसे छोटा पूर्णांक है। तो ऐसी कंडीशन में ना 1 ना 0 ना -1, इनमें से कोई नहीं को टिक करोगे आप, चौथा ऑप्शन सही होगा। ध्यान सुनिएगा, यदि मैंने जो पूछा यदि ये कहता आपसे तो बता सकते हैं, यदि डायरेक्ट पूछा सबसे छोटा पूर्णांक है तो आप बताओगे इनमें से कोई नहीं। ठीक है, सबसे छोटा पूर्णांक डायरेक्ट पूछा है, बात क्लियर हो गई? क्लियर हो गई। अगला 5th के बाद 6 नंबर देखिएगा। अब मैं इसको रबर दे रहा हूं, इसीलिए मैंने इसको लिखा रहने दिया था। ध्यान से देखिएगा, छठा प्रश्न दोस्तों आपसे क्या कहता है। देखिए अभी प्रश्न 5 कराए हैं, पर मैंने कितने नए प्रश्न आपको इसमें बता दिए हैं। 6 नंबर दोस्तों क्वेश्चन आपसे कहता है क्या, अच्छा एक प्रश्न छूट गया भैया, ये जो मैंने प्रश्न कराया 6 है, बीच में एक प्रश्न छूट गया 9.5 का स्क्वायर का मान है, चलिए मैं इसको यहां पर करा देता हूं, का मान है। पहला ऑप्शन देखिएगा 90.25 और आगे कहता है 89.25, आगे 91.25 और लास्ट वाला 92.25। अब देखिएगा कैसे करेंगे इस प्रश्न को दोस्तों, कैसे करेंगे तो क्या 9.5 का होल आप इसको, देखिए ये आपसे कहता है को सूत्र से हल कीजिए या को सर्वसमीका से हल कीजिए, क्या कहता है सर्वसमीका का प्रयोग करके 9.5 का होल ऑफ स्क्वायर, सर्वसमीका का प्रयोग करके 9.5 का स्क्वायर का मान बताइए। तब देखिए कैसे करेंगे, वैसे तो यहां कर लोगे आप 9.5 × 9.5 कर लो, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा किसमें, वस्तुनिष्ठ में। पर यही प्रश्न अतिलघु में आता और कहता सर्वसमीका का प्रयोग करके 9.5 का मान बताइए, 9.5 का स्क्वायर का मान बताइए, तब कैसे करेंगे। तो देखिए इसको हम लिख सकते हैं 10 में से 0.5 को घटा देंगे। आप चेक करिएगा, जब आप 10 में से 0.5 को घटाएंगे तो आपको क्या 9.5 ही मिलेगा। आप देखिए, आप जानते हैं कौन सी आइडेंटिटी लग गई, क्योंकि a माइनस बी का होल आपका क्या होता है a² + b² - 2ab होता है, ये आइडेंटिटी लगी। तो a की जगह पर 10 है, b की जगह पर 0.5, तो a² यानी कि 10 का स्क्वायर हो जाएगा बड़ा प्लस 0.5 का स्क्वायर हो जाएगा और -2 × a और × b सॉल्व कर लें तो आप जानते हैं 10 का स्क्वायर 100 होता है प्लस 0.5 का स्क्वायर 0.25, इसका मतलब 0.5 × 0.5 और माइनस का देखिए 2 की मल्टीप्लाई 5 से 10 आएगा, यानी कि खाली 10 ही बचेगा यहाँ पर। अब देखिएगा ये कितना 100.25 हो गया, इसमें से आप 10 घटा दीजिए तो 100.25 में से 10 घटाएंगे कितना 90.25, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका पहला ही सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नोट करिए। तो इस तरीके से दोस्तों जब प्रश्न पूछेगा तो आइडेंटिटी का यूज करके आप इस तरीके से सॉल्व करेंगे, सर्वसमीका का प्रयोग करके। ठीक है, भले आपको लग रहा हो सर आपने अभी तो 6 ही प्रश्न कराए हैं और इतना ज्यादा समय ले लिया। देखिए भले मैं 6 प्रश्न कराया हूं अभी, पर मैंने बताया कितने सारे प्रश्न इसी पर आधारित। छठे के बाद 7वां देखिएगा, 7वां कहता है उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा, जिसका परिमाप 3 है, जिसका परिमाप 3 है।
3 मीटर है। देखिएगा ऑप्शन क्या होंगे। पहला ऑप्शन आपके पास √3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। दूसरा ऑप्शन है आपके पास √3/4 मीटर स्क्वायर। अगला ऑप्शन है 9√3/4 मीटर स्क्वायर। और लास्ट ऑप्शन है 9 मीटर स्क्वायर। इसको भी बहुत ध्यान समझिएगा। देखिएगा कैसे करेंगे इसको। आपसे जानना चाहता है कि उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा जिसका परिमाप 3 मीटर। अच्छा, समबाहु त्रिभुज क्या होता है? ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं आपस में क्या बराबर होती है। ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज, यानी किसी ये तीनों भुजाएं आपस में बराबर हैं। तो समबाहु त्रिभुज का जो परिमाप होता है भैया वो 3a होता है। 3a का मतलब क्या? a यहां पर क्या है? भुजा। चूंकि तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती है इसलिए 3a होता है। ठीक है, 3 गुणे भुजा। तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप आपको कितना? 3 दे रखा है। तो यहां पर 3 बराबर 3a। ध्यान सुनिएगा। तो a बराबर 3/3, क्योंकि जो इसके गुणे में उसके बटे में 3 × 3 3 × 3, यानी कि a बराबर आपके पास आ जाएगा 1 मीटर। ये तो समबाहु त्रिभुज की क्या है? a क्या हमारी भुजा आ गई है। ये a क्या हमारे यहां पर भुजा। पूछा क्या है? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आपसे पूछा है। और भैया समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला 3/4 भुजा स्क्वायर a स्क्वायर। एक ही जगह आप भुजा स्क्वायर लिख सकते हैं। अब देखिए भुजा हमारी कितनी 1 है। तो देखिएगा √3/4 और a की जगह 1 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर क्या? 1 ही होता है। और 1 की मल्टीप्लाई जब √3/4 से करो यही आएगा। अब देखिए हम मात्रक क्या आएगा। देखिए आपको जो परिमाप मीटर में दे रखा था और क्षेत्रफल में क्या होता? मीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर आपका सेकंड सही होगा, √3/4 मीटर स्क्वायर। अब ध्यान से देखिएगा मात्रक का विशेष महत्व है। देखिए यहाँ √3/4 लिखा, यहाँ भी √3/4 लिखा। अंतर क्या है? यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर लिखा है, यहाँ मीटर स्क्वायर। ये थोड़ा सा भी यदि ऑप्शन को ध्यान से नहीं देखते आप और खाली √3/4 पढ़ते, सेंटीमीटर स्क्वायर को नहीं पढ़ते, तो आप इसी को टिक करते। इसलिए जब एग्जामिनर पेपर बनाता है तो दिमाग लगाकर बनाता है। या थोड़ा सा बच्चा इधर से हटा प्रश्न गलत हो गया। बात समझ पाए नहीं समझ पा रहे? इसलिए बहुत ध्यान से देखिए, मात्रक भी बहुत जरूरी है। अगला देखिएगा 7th के बाद 8वां प्रश्न दोस्तों आपसे कहता है 8 नंबर कि निम्न में अभाज्य संख्या है। निम्न में अभाज्य संख्या है। देखिएगा कितने ऑप्शन है इसके? 4 ऑप्शन दिए हैं। अभाज्य संख्या जानना चाहता है तो 8, 2, 4, 11, 2, 3, 3, 7 और 9, 7, 5 और 6। देखिएगा ध्यान से, आपसे जानना क्या जाता है? निम्न में अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर्स की बात करता है। तो दोस्तों आप जानते हैं कि अभाज्य संख्या किन्हें कहते हैं? वे संख्याएं, ध्यान सुनिएगा, वे संख्याएं जिनके केवल और केवल 2 गुणनखंड होते हैं। एक तो स्वयं संख्या और एक होता है। जैसे ध्यान सुनिएगा, आपको पता है जैसे इसमें ऑप्शन में क्या दे रखा है। देखिए 8, 2, 4 दे रखा है, 11, 2, 3 दे रखा है, 3, 7, 9 दे रखा है, 7, 5, 6। देखिए 8 जो, देखिए 8 के इधर फैक्टर करें तो 8 देखिए 8 जो किस से डिवाइड होगा? 2 से पूरा डिवाइड होगा। और किससे? 4 से होगा और सीधे 8 से होगा कि नहीं होगा? 8 बात समझ पाए कि नहीं समझ पा रहे? तो देखिए इसके मैंने कहा केवल उसके 2 गुणनखंड हो, इसके तो 3 गुणनखंड आ रहे हैं। बात समझ पाए कि नहीं? यानी कि पहला ऑप्शन तो कतई नहीं हो जाएगा। पहला तो कतई नहीं होगा। 2 तो हमारी अभाज्य संख्या है क्योंकि 2 सिर्फ 1 से डिवाइड होता है, 2 से होता है। ये तो 1 से भी होगा। बात समझ पाए कि नहीं समझ पा रहे? बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए? तो इतनी बात क्लियर हो, यानी कि 2 और 4, 2 तो हमारी अभाज्य संख्या, 4 हमारी कैसी भाज्य संख्या। 1 से डिवाइड होगा 4, देखिए 4 2 है दोस्तों, जो 1 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा और किससे होगा? 4 से होगा। तो इसके तो क्या हो गया? 2 से अधिक गुणनखंड हो गए। बात क्लियर हो रही है? क्लियर हुई? तो यानी कि पहला से दूसरा देखिए 11, 2, 3, तो 11 भी देखिए 11 से डिवाइड होगा और 1 से डिवाइड होगा। 2 तो मैंने अभी बताया कि अभाज्य संख्या। 3 भी 1 से डिवाइड होगा, 3 से, यानी कि ये ऑप्शन नंबर हमारा सेकंड सही हो जाएगा। यहां देखिए 9, 3 और 7 तो हमारी अभाज्य संख्या है, पर 9 हमारी भाज्य संख्या। क्यों? देखिए 1 से डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा और सीधे 9 से डिवाइड होगा। तो इसके क्या 3 गुणनखंड मिल गए। अगला देखिए 7 भी हमारी अभाज्य संख्या, 5 भी हमारी अभाज्य संख्या है, पर 6 हमारी भाज्य संख्या
है कंपोजिट नंबर, क्योंकि 1 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा और 6 से डिवाइड होगा। डिवाइड होने का तो भाग करोगे तो जो शेषफल वो आपको 0 मिलेगा, यानी कि जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होंगे वो हमारी भाज्य संख्या कहलाएंगी, और जिनके केवल 2 गुणनखंड होंगे तो वो हमारी क्या कहलाएगी, अभाज्य संख्या। यदि आपसे पूछे सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, तो ध्यान से देखिए, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, तो आप जानते हैं 1/200 जो है, 1/200 जो हमारा है, एक ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य। लिख लीजिएगा, 1/2 हमारा जो है ना तो भाज्य और ना ही अभाज्य है। इसको ध्यान रखिएगा, ये भी आपसे पूछा जाता खूब। एक तो है, एक जो ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है, यदि एक कहीं लिखा मिल जाए तो ऑप्शन में जहां लिखा होगा ना तो भाज्य और ना ही अभाज्य वही 2 हमारी क्या है, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या। और यदि आपसे पूछा सबसे छोटी अभाज्य संख्या कहता तब भी 2 होती, और यदि यही लिखा होता सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, तो सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन सी होगी, 3 होगी। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कितनी, 3। विषम कहेगा तो 3, और आपसे कहे सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या 2, या सबसे छोटी अभाज्य संख्या कहेगा तब भी 2 लिखेंगे। बात क्लियर हुई, नहीं क्लियर हुई? अगला 8 के बाद 9th देखिएगा, 9 नंबर दोस्तों प्रश्न आपसे कहता है 9th आपसे कहता है परिमेय संख्या -3/4 का योगात्मक एवं गुणात्मक प्रतिलोम होगा। 1 से 5 तक जो मैंने प्रश्न कराए हैं, शुरुआत के प्रश्न, तो ये जो आज की क्लास में 10 प्रश्न टोटल लेंगे, ये क्या 2023 और 2022 में आए हुए प्रश्न हैं, ठीक है। देखिएगा, पहला ऑप्शन आपके पास है -3/4 और -4/3 माइनस है। अगला ऑप्शन है 3/4 और -4/3, ठीक है। अगला ऑप्शन है -3/4 और 4/3, और लास्ट ऑप्शन है 3/4 और 4/3। अब ध्यान से समझिएगा कौन सा ऑप्शन इसमें हमारा सही होगा। देखिएगा भैया, देखिए योगात्मक प्रतिलोम, -3/4 का योगात्मक प्रतिलोम, तो बस आप इतना ध्यान रखें, जब भी आपसे योगात्मक प्रतिलोम कहेगा तो योगात्मक प्रतिलोम में सिर्फ चिन्ह बदलेंगे। यदि माइनस का होगा तो वह प्लस का हो जाएगा, यदि प्लस का होगा तो माइनस का होगा, यानी कि -3/4 का योगात्मक प्रतिलोम 3/4 हो जाएगा, सिर्फ चिन्ह बदलेंगे। और गुणात्मक प्रतिलोम, तो -3/4 का गुणात्मक प्रतिलोम में बस ध्यान रखिएगा, उसके जो अंश होगा वह हर हो जाएगा, जो हर होगा वह अंश हो जाएगा। तो अंश इसका कितना 3, तो वह हर हो जाएगा, जो इसका हर है वह अंश हो जाएगा। और चिन्ह यदि माइनस का होगा तो माइनस का रहेगा, यदि प्लस का होगा तो प्लस का रहेगा। मतलब गुणात्मक में चिन्ह जो है वही रहेगा, सिर्फ अंश हर आपस में बदल जाएंगे। जबकि योगात्मक में क्या, सिर्फ चिन्ह बदलेंगे, जो माइनस का हो जाएगा वह प्लस का हो जाएगी, जो प्लस की होगी वह माइनस की हो जाएगी। इस हिसाब से देखिए 3/4 और -4/3 किसमें है, 3/4 और -4/3। ऑप्शन नंबर आपका सेकंड सही हो जाएगा, ठीक है। अंतिम प्रश्न 10 नंबर देखिएगा, 10 नंबर दोस्तों आपसे कहता है 10, तो कहता है निम्नलिखित में से रेखीय समीकरण कौन सा नहीं है। निम्नलिखित में से रेखीय समीकरण कौन सा नहीं है, कौन
सा नहीं है। कौन सा नहीं, ध्यान से देखिएगा, इसको रब कर दे। देखिएगा 4 ऑप्शन इसके दिए हैं। पहला ऑप्शन आपके पास x + 8 = 27। दूसरा ऑप्शन है 3x - 5 बराबर 2x + 8। अगला है 2x² + 3x - 5 = 0। और नेक्स्ट है x/5 = 6। आपको इसमें से बताना कौन सा निम्नलिखित में से रेखीय समीकरण कौन सा नहीं है। रेखीय समीकरण मतलब लीनियर इक्वेशन। तो लीनियर इक्वेशन क्या होता है? रेखीय समीकरण। देखिए रेखीय समीकरण दोस्तों जो होता है, इसमें जो समीकरण हो उसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 1। यदि जो भी समीकरण उसमें चर की, जो आपका चर हो, चर की मैक्सिमम पावर आपकी 1 होनी चाहिए। ठीक है, तो रेखीय समीकरण। अब पूछा रेखीय समीकरण नहीं, तो देखिए ऑप्शन क्या है, देखिए यहां भी x की मैक्सिमम पावर 1 है, तो ये रेखीय समीकरण है, यानी कि ये ऑप्शन नहीं होगा। दूसरे में देखिए यहां x है, यहां भी x की मैक्सिमम पावर कितनी, इसको यदि सॉल्व भी करोगे, सॉल्व करोगे तो पाएंगे x की मैक्सिमम पावर 1 ही इसमें भी। यहां देखिए x की मैक्सिमम पावर 2 है, तो ये x की मैक्सिमम पावर पूरे क्वेश्चन में देखना 2 है, तो यह द्विघात समीकरण है। तो इसलिए पूछा था निम्नलिखित में कौन सा रेखीय समीकरण नहीं, तो यह रेखीय समीकरण है या द्विघात समीकरण है। ये ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। चौथे में x/5 = 6 दे रखा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप करोगे तो x = 30 आएगा। यह भी हमारा रेखीय समीकरण है। बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए? तो 3 रेखीय समीकरण है और चौथा हमारा द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण जब भी आपको पहचानना हो तो जो x है, x मतलब जो भी वेरिएबल, y भी हो सकता है, जो भी चर राशि है। चर राशियां क्या होती है? जिनकी वैल्यू में पता नहीं होती है, x y z। और अचर राशियां जिनकी वैल्यू निश्चित होती है। तो x की जब मैक्सिमम पावर पूरे समीकरण में जो वेरिएबल उसकी मैक्सिमम पावर 2 होगी तो वह द्विघात समीकरण होगा, 1 होगा तो हमारा रेखीय समीकरण होगा। ठीक है, तो आज का जो मैंने पवन सीरीज का जितने भी मैंने वस्तुनिष्ठ प्रश्न लिए कैसे लगे, जितने के 10 लिए, 10 प्रश्न मैंने लिए, पर 10 प्रश्न से मैंने कितने प्रश्न करा दिए? 10 प्रश्न तो मैंने लिए हैं, पवन सीरीज के हिसाब से 10 ही हैं, पर उसके अंतर्गत मैंने कितने सारे प्रश्न बताए, उनको बहुत ही ध्यान से बहुत अच्छे से देखिएगा। प्रश्नों की संख्या भले आपको 10 लग रही हो, पर 10 के अंतर्गत कितने सारे प्रश्न मैंने कराए हैं उनको भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, वो भी प्रश्न दोस्तों आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आज का जो क्लास है वो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में दोस्तों जरूर बताइएगा। वीडियो को आप सभी में अपने अपने स्तर से जरूर शेयर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो आप अपने यूट्यूब चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, अब हमारी आपकी मुलाकात अगली क्लास के साथ होगी। तब तक के लिए आप सभी में स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच दोस्तों। राधे राधे दोस्तों।